हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एमकॉम सेकेंड ईयर का असाइनमेंट 1 शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट्स में मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस उतारे हैं और उसके बाद आंसर्स लिखे हैं। आई होप कि मेरे आंसर्स आपको पसंद आए और अपना असाइनमेंट आप बना पाएँ। मैंने अपने ये आंसर्स हेल्प बुक में से, इग्नू स्टडी मटेरियल में से, 11th-12th की बुक में से और इंटरनेट की हेल्प से बनाए हैं। तो आई होप कि ये जो आंसर्स हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहें और आप इसका असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना पाएँ। आप चाहें तो बाकी जो यूट्यूब चैनल्स पे पीडीएफ अवेलेबल है उनके साथ कंपेयर करके और जहाँ से आपको अच्छा आंसर मिले आप उसमें से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इन असाइनमेंट्स के 30% वेटेज होते हैं हमारे टोटल मार्क्स में। तो मैं चाहूँगी कि आपका आंसर्स बेस्ट हो। मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं अपने बेस्ट आंसर दूँ। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा मैम एक आंसर्स लिखने के लिए हमें कितनी शीट यूज़ करनी है। देखिए बेटा, ये आंसर पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितने मार्क्स में पूछा गया है। अगर आंसर हमें 20 मार्क्स में पूछा गया है तो ऑब्वियसली हम उसमें 4 to 5 शीट्स, कम से कम 5 शीट्स तो भरेंगे ही। बट अगर आंसर 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है तो 2 शीट्स भी इनफ है, आगे पीछे दोनों को मिला के 2 शीट। यह असाइनमेंट हिंदी मीडियम भी मैंने बनाया है, ट्रांसलेट किया है इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट को, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम असाइनमेंट भी प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि असाइनमेंट में वॉइस टाइपिंग भी होती है बेटा, तो अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। कहीं कहीं हो सकता है छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। मुझसे 2 और 3 स्टूडेंट्स ने पूछा लास्ट वीक कि मैम जो असाइनमेंट है हम वो क्या स्टडी मटेरियल में से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, स्टडी मटेरियल में से ही मैं भी बनाती हूँ। बट जो स्टडी मटेरियल में आंसर अवेलेबल होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है, इतना छोटा कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 1.5 पेज का होता है। तो उतने में तो मार्क्स हमें मिल नहीं सकते, क्योंकि असाइनमेंट्स में क्वालिटी तो देखी ही जाती है बट साथ साथ क्वांटिटी भी देखी जाती है। तो मेरा मानना यही है कि आप स्टडी मटेरियल की हेल्प लें, बुक्स पढ़ें, नो डाउट बुक्स अच्छी होती हैं, बट इसके साथ साथ आपको नेट से, और अगर प्रीवियस क्लास की आपके पास कोई बुक है या आपको पता है तो उनकी हेल्प से भी आंसर तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें आंसर्स की लेंथ भी ध्यान में रखनी है। बहुत सारे ऐसे आंसर्स होते हैं जिनकी लेंथ नहीं मिलती, तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि नहीं मिल रहा है तो जितना मिला लिख लिया। बट कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छा खासा लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जहाँ सोर्स मिला और उसमें से लिख लिया, नहीं, अलग अलग सोर्सेज से आंसर लिखना चाहिए ताकि बेस्ट आंसर तैयार हो। मेरी भी कोशिश यही रही है कि मैंने नीरज हेल्प बुक हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, नेट हो गया, 11th-12th की बुक्स हो गई, बीकॉम की बुक्स हो गई जिसमें मुझे टॉपिक मिलता है, मैं उनसे आंसर्स निकाल लेती हूँ और फिर MS वर्ड पे बनाती हूँ।
इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी हम डिफरेंस लिखें तो एक बात का ध्यान रखें कि जिसका हम डिफरेंस लिख रहे हैं पहले उसकी हम डेफिनेशन दें कि वो एक्चुअल में है क्या। और उसके बाद डिफरेंस लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम की डिफरेंसेस की मदद से आंसर लिखें या फिर हम टी चार्ट बना के लिखें, तो दोनों ही आंसर ठीक होते हैं। अगर हम की डिफरेंसेस लिखते हैं तो भी ठीक होता है कि मेन डिफरेंस के क्या पॉइंट्स हैं, और अगर हम टी चार्ट बना के लिखते हैं तो भी सही रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस में मैंने टी चार्ट बनाया और कुछ क्वेश्चन में मैंने की डिफरेंसेस लिखे हैं, दोनों ही सही हैं। बट आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए आप जो आपको सही लगे कि हाँ इससे मेरी लेंथ बढ़ सकती है तो आप वो मेथड यूज़ कर लें। देखिए इसमें मैंने की डिफरेंसेस लिखे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप के। कुछ ऐसे आंसर्स भी है जिनके डिफरेंस जल्दी से मिलते ही नहीं है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसके डिफरेंस ना मिल रहे हो तो हम बाय डेफिनेशन भी दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन डाल देंगे और क्लियर कर देंगे कि एक में क्या होता है और दूसरे में क्या नहीं होता। कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें पहले कमेंट करना पड़ता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। जैसे रीडिजाइनिंग जॉब बेस्ड ऑन फीडबैक इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ जॉब रीडिज़ाइन, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये जॉब डिज़ाइन की एक टेक्निक है जिसका नाम है जॉब री इंजीनियरिंग, जिसमें क्या किया जाता है, वर्कर्स की फीडबैक ली जाती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही जॉब को रीडिज़ाइन किया जाता है। मेनली जो इसमें बात होती है वो जॉब्स में वर्कर सेटिस्फेक्शन की बात होती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात होती है। Informal channel is the result of the operation of social forces at workplace. Yes, it is also true. और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेप वाइन के नाम से। आपको भी पता होगा कि हम इनफॉर्मल चैनल को दूसरा नाम क्या दे देते हैं, ग्रेप वाइन। क्योंकि इसमें ग्रेप वाइन क्यों बोलते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि इनफॉर्मल चैनल है, लोग इमोशंस वगैरह इन चीज़ों से जुड़े होते हैं, ना कि प्रोफेशनली जुड़े होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है कहीं कहीं कुछ हो कि बी की जगह सी हो, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा एक बार कि बी ऑप्शन कौन सा है, सी कौन सा है, क्योंकि टाइपिंग करते समय बी सी हो जाता है और कभी कभी सेम रिपीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज़ द मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ चेंज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये ट्रू है स्टेटमेंट। और जब आप आंसर्स पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस स्टेटमेंट को ट्रू क्यों कहा गया है। अब लास्ट स्टेटमेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आर मैनेजरल पॉलिसीज
and practices employees characteristics, organizational characteristics and the environmental characteristics। तो ये इसके components है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, कभी कभी आप कहेंगे मैम ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है, पर कभी कभी फॉल्स स्टेटमेंट भी होती है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी नहीं। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। हाँ जी, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर हम ये ट्रू और फॉल्स नहीं भी लिखते हैं तो हम अपने आंसर्स के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि जो स्टेटमेंट में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर दे रहे हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि पता चल जाता है सामने वाले को कि आपको पता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। आई रिपीट अगेन, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी बहुत, जैसे एटीट्यूड वर्ड्स में हो गई या कोई वर्ड ऐसा है करेक्टरिस्टिक्स होगी, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है उसकी सही स्पेलिंग क्या है। कभी कभी सही नहीं हो पाती है स्पेलिंग वॉइस टाइपिंग में। सो ये था हमारा हिंदी इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट। हिंदी मीडियम असाइनमेंट की, देखिए बेटा, हिंदी मीडियम असाइनमेंट को मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा हिंदी की नॉलेज नहीं है, तो अगर कुछ वर्ड्स इसमें अलग हों तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं फाइल तो कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपके आंसर स्टार्ट हैं। बाकी मैंने पढ़ के देखा है असाइनमेंट, मीनिंग दोनों का ही सेम, कुल मिला के वर्ड्स जो हमने देखे हैं दोनों में ही सेम है। बस जो हम अर्थशास्त्र हिंदी में लिखते हैं और जो इसमें होता है वो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बस। बाकी मैंने असाइनमेंट रीड आउट किया था, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ से आंसर 2 स्टार्ट है। ये वाला ट्रांसलेट नहीं हुआ, बट इजी वर्ड है, आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी में। जहाँ पे भी मैं लिखा है ना बेटा, ये आपका बुलेट्स हैं, जिसे हम कहते हैं ना न्यू स्टार्ट करते हैं पॉइंट तो हम डालते हैं डैश करके, वो है ये।
अच्छा लगता है जब आप लोग थैंक यू बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं एफ़र्ट्स की। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को नीड है, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने असाइनमेंट खुद बना पाएँ या फिर असाइनमेंट्स के आंसर ढूंढें, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और साथ साथ स्टडी भी करते हैं, तो उन तक ये वीडियो इजीली पहुंच पाए। लास्ट ईयर तक मैंने ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी, बट इस साल मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। वीडियो तो फिर भी शेयर कर दूंगी बट पीडीएफ नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे से पीडीएफ लेके आगे किसी ने रीसेल कर दी, वो तो बहुत गलत चीज़ है कि आप वीडियो लेते हैं और आगे सॉरी पीडीएफ लेते हैं और आगे शेयर कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ होती है। तो इस बार मैं किसी से भी पीडीएफ शेयर नहीं करूँगी, सॉरी टू से, बट ऑफ कोर्स मैं आंसर्स तैयार करती हूँ ताकि हेल्प हो सके जेन्युइनली जिनको ज़रूरत है, बस उनके लिए। बट इसके अलावा अगर कोई बहुत ही नीडी स्टूडेंट है और जिसके पास टाइम नहीं है, तो वो टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ऑल अबाउट नॉलेज ग्रुप पे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको पीडीएफ दे दूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप अपनी पीडीएफ, जो आपकी आप असाइनमेंट बनाते हैं उसकी एक पीडीएफ बना के मोबाइल फ़ोन में रख लें। इससे क्या होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो एक बार उस पीडीएफ को रीड आउट कर लें या फिर हार्ड कॉपी बना के रख लें, क्योंकि कभी कभी जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी सारे वही होते हैं, बट 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। तो रिस्क किस लिए लेना है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आंसर दिख रहे हैं, तो हम उसकी एक पीडीएफ बना के रख लें फ़ोन में, ताकि पेपर में जाने से पहले वो रीड आउट कर लें।
कुछ वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं हुए हैं, मैं जैसा मैं देख रही हूँ लास्ट में। तो ये वर्ड ईजी हैं, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे इन्हें। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप अपना असाइनमेंट अच्छे से बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी हेल्प पहुंच सके। थैंक यू।